हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पॉलिटेक्निक क्लब में। तो जैसा कि हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख रहे थे, तो आज इस सीरीज का यह तीसरा वीडियो है। यदि आप इससे पहले के सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से हमारे सभी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। और आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप प्रतिदिन शाम 7 बजे से हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, डायनमो परिवर्तित करने के लिए एक उपकरण है। बताना है डायनमो परिवर्तित करने के लिए एक उपकरण है। ऑप्शन आपके पास दिया गया, उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या फिर विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए, डायनमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बोले तो हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि आपको प्रश्न का उत्तर पहले से पता है तो आप कमेंट कर हमें आंसर जरूर बताएंगे। अब जरा हम लोग डायनमो को देख लेते हैं। तो ये देखिए, यह हमारा डायनमो का सचित्र वर्णन है। यहाँ से हम लोग इसको रोटेट करते हैं, यानी कि यहाँ से हम लोग को इसको यांत्रिक ऊर्जा देते हैं और इधर हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलता है। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है, हमारे आकाशगंगा मिल्की वे का आकार, हमें बताना है आकाशगंगा मिल्की वे का आकार कैसा है। ऑप्शन आपके पास दिया गया है, वृत्ताकार, अंडाकार, स्पाइरल, या इनमें से कोई नहीं। तो आप फिगर देख के समझने का कोशिश करिए कि हमारे आकाशगंगा यानी मिल्की वे का गैलेक्सी का आकार कैसा है। तो फिगर से आपको साफ स्पष्ट पता चल गया कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यानी कि स्पाइरल करेक्ट आंसर है। यानी आकाशगंगा का आकार स्पाइरल होता है। अब जरा यह भी जान लीजिए कि आकाशगंगा का स्पाइरल हमें किसने बताया। तो गैलीलियो गैलीली ने हमें बताया था कि हमारे आकाशगंगा का आकार स्पाइरल होता है। आई होप कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, जब जल जमता है तो उसके अणुओं की बीच की दूरी, जब जल को हम लोग जमा देते हैं तो उसके अणुओं की बीच की दूरी क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, या अपरिवर्तित रहती है, बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी जल जमता है तो उसके अणुओं की बीच की दूरी बढ़ती है। इसका लाइव एग्जाम्पल अपने घर में या फिर आसपास कहीं ना कहीं देखे होंगे। जब भी आप फ्रिज में बॉटल में पानी रखते हैं तो आप ध्यान देते होंगे कि आप पूरा बॉटल को नहीं भरते होंगे। आप उसमें कुछ दूर तक पानी भरते होंगे और ऊपर कुछ खाली स्पेस छोड़ देते होंगे, ताकि आपको पता है कि पानी जमेगा तो इसका यहाँ पर अणु के बीच की दूरी बढ़ेगा। अगर पूरा भर के रख दे तो हो सकता है बोतल फट जाए। यही कारण है कि ठंड के दिनों में हमारा यहाँ पर नल का पाइप फट जाता है ठंडे प्रदेश में। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। यदि आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर आप बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें। प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, लोलक का आवर्तकाल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, यानी पेंडुलम का आवर्तकाल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन आपके पास दिया गया है, द्रव्यमान पर, लंबाई पर, आयाम पर, या ऊर्जा पर। तो देखिए, पेंडुलम का आवर्तकाल निर्भर सिर्फ लंबाई पर करता है। इसका एक फार्मूला है, जरा आप उस फार्मूला को भी देख लीजिए। फार्मूला होता है T=2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, यानी किस पर निर्भर करता है, लेंथ। लेंथ बोले तो लंबाई पर निर्भर करता है। ग्रेविटेशनल यानी जी, तो ये तो कांस्टेंट होता है 9.8, यानी किस पर निर्भर करता है, तो लंबाई पर। हो सकता है इससे आपके न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इस सूत्र को अच्छे से याद जरूर रखेंगे। प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया, 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, किसके बराबर होता है, HP मतलब हॉर्स पावर होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 HP 746 वाट के बराबर होता है। यह प्रश्न एक बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक्स किरणों के आविष्कारक, हमें बताना है एक्स किरण का खोज किसने किया। रॉन्टजेन ने किया, या मैक्सवेल, या रदरफोर्ड, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रॉन्टजेन ने किया था एक्स किरणों की खोज। नेक्स्ट प्रश्न पर चलने से पहले हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि यह वीडियो आज हमने सुबह में अपलोड किया था 3 बजे करीब। यदि आप 12th किए हुए हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि लेटरल एंट्री के एग्ज़ाम वही सभी स्टूडेंट भर सकते हैं जो 12th या 2 वर्षों का ITI कर चुके हैं। अगर लेटरल एंट्री के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन पर भी मिल जाएगा। तो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया, चमगादड़ द्वारा निर्मित ध्वनि, हमें बताना है चमगादड़ द्वारा निर्मित ध्वनि कैसी होती है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है अल्ट्रासोनिक। चमगादड़ जो होते हैं अल्ट्रासोनिक वेव को छोड़ते हैं, क्योंकि इनको अपने
रास्ता का पता करना होता है। अल्ट्रासोनिक वेव द्वारा ये अपने रास्ता का निर्धारण करते हैं और अर्थात ये अपना खाना को भी ढूंढते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक हमें जी का वैल्यू बताना। ऑप्शन आपके पास दिया गया 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, 6.67 इंटू 10⁻22 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। आप इसके यूनिट को अच्छे से याद रखें, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है, जूल मात्रक हमें बताना है जूल किसका मात्रक है। ऑप्शन आपके पास दिया गया कार्य और शक्ति का, शक्ति और ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा का, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक है जूल होता है, यानी दोनों का मात्रक जूल ही होता है। आई होप कि आप प्रश्नों को अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है, किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका। बोला है कि हम संवेग को तिगुना करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी पर क्या असर पड़ेगा। ऑप्शन देखिए क्या दिया गया। ऑप्शन में आपको बोला है 2 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी, या 3 गुनी हो जाएगी। तो सिंपली जान लीजिए वो 9 गुना हो जाए। अब आप लोग सोच रहे हैं हम 9 गुनी रटे क्यों, तो जाहिर सी बात है मत रटिए। इसका एक सूत्र होता है, जरा आप उसको देख लीजिए कि इसके पीछे का क्या कारण है। तो वह सूत्र हमारा है के ई इक्वल टू, यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू एम, यानी कि यह पी यहाँ पर संवेग को बता रहा है, यानी पी का स्क्वायर बोला है, पी का स्क्वायर बोला है। यहाँ पर बोला गया प्रश्नों में कि संवेग को हम तिगुना कर देते हैं, यानी पी के जगह पर 3 रखिए और उसका स्क्वायर करिए, कितना आएगा 9 आएगा। यानी कि कै गुना हो जा रहा है, तो 9 गुना हो जा रहा है, यानी कि 9 गुना हो जा रहा है। यानी करेक्ट आंसर 9 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आप अच्छे से समझ होंगे। इससे आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m होता है। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया, आवृत्ति का एसआई मात्रक हमें बताना है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन आपके पास दिया गया हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, हर्ट्ज पर सेकेंड, या इनमें से कोई नहीं। अगर आंसर पता है तो आप कमेंट जरूर करें दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है, अश्रव्य ध्वनि यानी कि इंफ्रासोनिक साउंड की आवृत्ति होती है। हमें बताना है इंफ्रासोनिक साउंड की आवृत्ति कैसी होती है। ऑप्शन आपके पास दिया गया है 20 हर्ट्ज से अधिक होती है, 200 हर्ट्ज से अधिक होती है, या फिर 2000 हर्ट्ज से अधिक होती है, या 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम होती है। इंफ्रासोनिक साउंड की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर श्रव्य नहीं, और श्रव्य ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं, नहीं कि हम लोग अश्रव्य सुन सकते और नहीं हम लोग प्राश्रव्य सुन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है, प्रतिध्वनि का कारण क्या है। प्रतिध्वनि से कंफ्यूज नहीं है, वो जो आप लोग कभी अगर आवाज़ किए होंगे खाली रूम में तो देखे होंगे आवाज़ इक्को हो के आता है, तो वही पूछ रहा है प्रतिध्वनि का कारण क्या। ऑप्शन आपके पास दिया गया, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि की टक्कर, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्वनि का परावर्तन। परावर्तन के कारण ही हम लोग को प्रतिध्वनि सुनाई देती है। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है, सेल्सियस स्केल का थर्मामीटर बटा होता है। हमें बताना है सेल्सियस स्केल का जो थर्मामीटर होता है वो कितने भागों में बटा होता है। सेल्सियस स्केल आप जरूर देखे होंगे, हो सकता है आप अपने फीवर को मापने में इसका प्रयोग भी किए होंगे, तो उसमें ध्यान दिए होंगे कि थर्मामीटर कितने भागों में बटा रहता है। तो वह 0 से 100 भागों में बटा होता है, यानी कि आंसर तो आप जान ही गए। तो चलिए ऑप्शन भी देख ही लेते हैं। तो यानी ऑप्शन के अनुसार करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 100 भागों में बटा होता है। अगर आप अभी तक थर्मामीटर नहीं देखे हैं तो उसमें सेल्सियस वाले थर्मामीटर को देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है, समय का मात्रक नहीं। हमें बताना है इसमें से जो ऑप्शन दिया गया उसमें से कौन सा समय का मात्रक नहीं है। तो प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। तो प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है, तो प्रकाश वर्ष हमारा मात्रक हो जाता है डिस्टेंस, यानी कि बोले तो दूरी का मात्रक होता है। यदि सभी प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हो, अगर इनका पीडीएफ चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आई होप कि आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। प्रीवियस सेशन देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं।
यदि सभी प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।